नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कहानी बारिश में मेहमान। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है गरीबी की, शक की और सबसे बढ़कर भरोसे की। सवाल ये उठता है कि जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो क्या हम अपनों पर ही भरोसा रख पाते हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। कहानी का जो टोन है ना, वो पहली ही लाइन से सेट हो जाता है। कहानी का मुख्य किरदार है चक्रवर्ती, और वो कहता है, ये बारिश नहीं, हमारा भाग्य टपक रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक टपकती हुई छत की बात नहीं है। ये उसकी उसकी टूटी हुई उम्मीदों और लाचारी की आवाज है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि हम एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रामापुर गांव। वहां मॉनसून की बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। और ये बारिश सिर्फ बाहर नहीं हो रही है, ये चक्रवर्ती और उसकी पत्नी शांभवी की जिंदगी में जो मुसीबतें हैं उनका एक प्रतीक है। मतलब एक तूफान बाहर है और एक तूफान उनके मन के अंदर भी चल रहा है। अच्छा, उनका घर कैसा था? बस समझिए कि उनकी हालत का आईना था। एक मिट्टी का कच्चा घर जो बारिश में गल रहा था। छत से लगातार पानी टपक रहा था, और एक दीवार तो ऐसी थी कि लगता था बस अब गिरी के तब गिरी। ये सब सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, ये उनके टूटते हुए हौसले और आने वाले कल के डर को भी दिखाता है। और फिर इस घोर निराशा के बीच कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो उनकी इस उदास जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक उनके दरवाजे पर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। तो कौन था उस बैलगाड़ी में? वो थे शांभवी का भाई सुब्बा रायडू और उसकी पत्नी पार्वती। और उनके आते ही दोनों पति पत्नी का रिएक्शन देखने लायक था। एक तरफ शांभवी, जिसका चेहरा अपने भाई को देखकर खिल उठा, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती, जिसका चेहरा एकदम उतर गया। मतलब एक ही पल में एक के लिए उम्मीद और दूसरे के लिए बोझ। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। अब मेहमानों ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। उनकी बस एक छोटी सी गुजारिश थी कि भैया बारिश बहुत तेज है, बस आज रात रुकने दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। सुनने में तो ये बस एक परिवार की मदद की गुहार लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सीधा साधा था? तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से शक का खेल शुरू होता है। छोटी छोटी बातें, बाहर के लोगों का असर, ये सब मिलकर शक का एक ऐसा बीज बो देते हैं कि जो हाथ मदद के लिए आए थे वो ही अब बोझ लगने लगते हैं। तो शक का पहला बीज कैसे बोया गया? बहुत ही मामूली सी बात से। पार्वती ने यूं ही कह दिया कि ये शहर की मजबूत इमारतें तो ऐसी बारिश झेल लेती हैं। अब ये बात चक्रवर्ती को तीर की तरह चुभ गई। वो पहले से ही अपनी गरीबी से परेशान था। उसे लगा कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस शक की पहली चिंगारी यहीं से भड़की। और इस छोटी सी चिंगारी को आग बनाने का काम किया पड़ोसन लच्छुआ ने। उसने आकर कान में जहर घोल दिया। कहा, अरे सावधान रहना, आजकल तो रिश्तेदार ही डाकू बन जाते हैं। और तो और उसने ये भी कह दिया कि सुब्बा रायडू पर बहुत कर्ज है और वो भागा भागा फिर रहा है। बस इस बात ने चक्रवर्ती और शांभवी के मन में जो डर था उसे और पक्का कर दिया। और फिर उन्हें मिला वो जिसे वो आखिरी सबूत मान बैठे। शांभवी ने खुद अपनी आंखों से अपने भाई सुब्बा रायडू को पुराने स्टोर हाउस की दीवारें टटोलते हुए देखा। बस अब तो लच्छवा की हर बात सच लगने लगी। जो शक था वो अब यकीन में बदल गया। उन्हें पक्का हो गया कि उनका भाई सच में चोरी करने की नीयत से ही आया है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर कोई उनकी जगह होता तो क्या करता? एक तरफ तो भयंकर गरीबी और लाचारी है, दूसरी तरफ पड़ोसन की चेतावनी, और फिर भाई का ये अजीब बर्ताव। ऐसे में क्या किसी पर भरोसा करना आसान होता? ये सवाल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। तो बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। वो डर और शक का गुबार जो इतने समय से मन में जमा हो रहा था, अब वो फटने ही वाला था। अब एक सीधी और बहुत कड़वी टक्कर होने वाली थी। और चक्रवर्ती का सब्र जवाब दे गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधे सीधे अपने साले पर इल्जाम लगा दिया, क्या उन कर्जों को चुकाने के लिए हमारे घर में चोरी करने आए हो? सोचिए, ये वो पल था जहां एक रिश्ता टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद आया वो हुक्म जो शायद सबसे ज्यादा क्रूर था। चक्रवर्ती चिल्लाया, इसी वक्त इसी बारिश में हमारे घर से बाहर निकल जाओ। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए। जिस बारिश से बचाने के लिए पनाह दी, उसी बारिश में अपने ही मेहमानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया, कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरे माहौल को, हर किसी की सोच को बदल कर रख देता है। तो असली कारण क्या था? सच ये था कि सुब्बा रायडू चोर नहीं था। अरे वो तो अपने मरते हुए पिता को दिया वचन पूरा कर रहा था। वो उस दीवार में चोरी का सामान नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना ढूंढ रहा था। एक ऐसा खजाना जो उनके दादाजी ने पूरे परिवार के लिए मुश्किल वक्त के लिए छुपाया था। उसका इरादा चोरी करना नहीं बल्कि परिवार को इस गरीबी से बचाना था। फिर सुब्बा रायडू ने वो राज खोला। उसने खजाने तक पहुंचने का पूरा रास्ता बताया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे समझाया था। उसने कहा कि पुराने अन्न भंडार में पश्चिमी दीवार पर जाओ, दीवार में आले को खोजो, उसके नीचे तीसरी ईंट तक गिनो और उस तीसरी ईंट को हटा दो। वहीं सब कुछ छिपा है। ये सिर्फ खजाने का नक्शा नहीं था, ये सच्चाई का नक्शा था। और जब उन्होंने वैसा ही किया तो बात सच निकली। वो तीसरी ईंट ढीली थी। उसे हटाने पर अंदर एक भारी तांबे का बर्तन मिला और उसके अंदर पुराने सोने के सिक्के और एक मोतियों का हार। परिवार की किस्मत बदल गई थी। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये उनके पुरखों का आशीर्वाद था। और सबसे बड़ी बात, ये सुब्बा रायडू के बेगुनाह होने का पक्का सबूत था। और अब चक्रवर्ती का नजरिया देखिए, कैसे एक पल में बदल गया। सच्चाई पता चलने से पहले उसे लग रहा था कि बारिश में हमारा सिर खाने आए रिश्तेदार हैं, और सच जानने के बाद वो कहता है, अरे बारिश में आए रिश्तेदार को तो भगवान की तरह देखना चाहिए था। मतलब देखिए कैसे एक सच जानने भर से जमीन आसमान का फर्क आ गया सोच में। इस खुलासे के बाद क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चक्रवर्ती और शांभवी दोनों शर्म से गड़ गए। उन्हें अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक शक के आधार पर अपने ही परिवार को इतना बड़ा जख्म दे दिया। वो बस रोते हुए माफी मांगते रहे। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए, सोने के सिक्के तो मिल गए, दौलत आ गई, लेकिन वो भरोसा जो टूट गया था, क्या वो वापस मिल सकता है? तो असली खजाना क्या है? वो सोना चांदी जो जमीन के नीचे छिपा है, या वो विश्वास जो हम एक दूसरे के दिलों में बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।